कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि चारों राज्यों में अगर हमारा बहुमत भी मिल जाता है, हमारी सरकार भी मिल जाती है, तो भी सीट शेयरिंग या किसी में हमारा जो है वो अपर हैंड या वो हम उसका दावा नहीं करेंगे और ना हम प्रधानमंत्री पद का दावा करेंगे। ये बात हो चुकी है। जो ये भी राजस्थान चुनाव में देखिए स्पष्ट रूप से ये चीज है कि जो चंद्रशेखर हो या चाहे मायावती जी लड़ रही हो, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, इनका जो चुनाव का जो पूरा जो एक समीकरण है वो जातीय आधार पे है। इनके पास कोई वेलफेयर का कंक्रीट एजेंडा नहीं है। और मायावती जी 2008 में भी 2008 मतलब कि 2 बार ऐसा स्थिति वहां पे आई है कि मायावती जी के 6 विधायक जीत के आए और दोनों बार वो 6 विधायक जो है वो दामन छोड़ के भाग गए, कांग्रेस में चले गए और मायावती जी का वोट 7% से घट के 4-1% पे आ गया। और राजस्थान की तरफ मध्य प्रदेश में भी भ्रष्टाचार के रेट खुल गए थे। कहीं लोग 40% कह रहे थे, कहीं लोग 60% कह रहे थे। मतलब लोग कह रहे थे, जेपी सिंह नहीं कह रहे। ये सब सुनी सुनाई बात है, लेकिन चर्चा का विषय तो है ना। अभी फिलहाल अगर इंडिया अलायंस को अगर ये तोड़ने की बात करेंगे तमाम नेता जो विपक्ष में हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा गिरेगी, न कि कांग्रेस की। मामला है मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत भारी पड़ रही। 22-18 का मामला, 19-20 का मामला नहीं है, 20-21 का मामला नहीं है। कि आखिर कांग्रेस की स्थिति राज्यों में क्यों मजबूत हो रही है? वो इसलिए मजबूत हो रही है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में कांग्रेस ने जो कहा उसको किया। 5 राज्यों के चुनाव की रणभेरी बज गई है और इसमें बीजेपी की हालत, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, गोदी मीडिया के इतने बड़े पैमाने पर होने के बावजूद वो खस्ता हाल है। पांच राज्यों में विधानसभा का चुनाव है। 3 दिसंबर को रिजल्ट आना एक तरह से लोकसभा चुनाव के पहले ट्रेलर होगा कि आखिर लोगों का मूड क्या है। दोस्तों, रतन लाल बोल रहा हूं और आप देख रहे हैं अम्बेडकर नाम। नॉमिनेशन जारी है और तकरीबन सारे कैंडिडेट्स नाम आ चुके हैं। इस बीच राजस्थान से एक इंटरेस्टिंग खबर आई है कि वहां पर अंबेडकर वेलफेयर सोसाइटी ने अपना एक मांग पत्र जारी किया और देश के हर पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को और जो राजस्थान में जो लोग हैं, जो नेता हैं, जो पार्टी के अध्यक्ष हैं, जो मैनिफेस्टो कमेटी के अध्यक्ष हैं, सबको उन्होंने ये भेजा है और उनका कहना है कि अगर हमारी मांगों को नहीं शामिल किया गया अपने घोषणा पत्र में तो 17-18% यहाँ पे शेड्यूल कास्ट की संख्या है। हम अपनी ताकत इस चुनाव में दिखाएंगे। हम सरकार बनवा भी सकते हैं और सरकार गिरा भी सकते हैं। चुनाव में कई मुद्दे जोर से हैं। जाति जनगणना की भी बात हो रही है, तमाम मसला है। अभी सनातन हिंदुत्व छोड़ के सनातन की ओर बीजेपी जा रही है। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना, राहुल गांधी का तेलंगाना में जबरदस्त चुनावी दौरा चल रहा है और पुल पे खड़े होकर दिखा भी रहे हैं कि पुल की हालत क्या है और भ्रष्टाचार के मुद्दे को उठा रहे हैं। मिजोरम में चुनाव है। क्या है पूरे 5 राज्यों का मूड, कैसे इसको समझेंगे, किस तरह के की प्रतिक्रियाएं हैं, क्या होंगे मुद्दे, ये सब जानने की कोशिश करूंगा इस एपिसोड में। हमारे साथ 2 खास मेहमान हैं। वरिष्ठ पत्रकार जेपी सिंह साहब हैं, संपादक भी रहे हैं, वकील भी हैं, और संजीव पांडे साहब है, जर्नलिस्ट हैं, ऑथर हैं। दोनों पत्रकार हैं पेशे से, इसलिए इनकी नजर हर जगह रहती है। पूरी तैयारी के साथ आते हैं। राज्यवार इसका विश्लेषण होगा। पहले शुरू करता हूं। स्वागत है सर जी। नमस्कार। पहले संजीव जी से शुरू करते हैं, बगल में रहते हैं, राजस्थान के बगल में। जी नहीं, जेपी सिंह जी से शुरू कीजिए। पहले जेपी सिंह जी से शुरू कीजिए। आज ठीक है, शुभारंभ जेपी सिंह जी से कीजिए जी। देखिए, 5 राज्यों के चुनाव की रणभेरी बज गई है और इसमें बीजेपी की हालत, जो मीडिया रिपोर्ट्स आ रही हैं, गोदी मीडिया के इतने बड़े पैमाने पर होने के बावजूद वो खस्ता हाल है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण है कि जो रैलियां हो रही हैं, जहां राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की रैलियों में हजारों हजार, लाखों लाख लोगों की भीड़ हो रही है, वहां अमित शाह और मोदी जी की रैलियों में
कुर्सियां खाली रह रही हैं। मोदी जी की रैली में तो कुछ लोग रहते भी हैं, बाद में उठ के जाने लगते हैं। अमित शाह की रैली में तो खाली है कुर्सी है, कोई आता ही नहीं। बहुत कम संख्या में लोग आते हैं। कई बार रैली वैली भी कैंसिल होने की खबरें जो है सोशल मीडिया में तैर रही हैं। अब देखिए 3 राज्यों में तो कांग्रेस का क्लियर एज है, जैसे मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान। शुरू में लग रहा था कि राजस्थान में इनकम्बेंसी में बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन जिस तरह वहां डोटासरा के खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की, उससे जाट समुदाय में बहुत रिएक्शन हुआ है। क्योंकि गोविंद सिंह जो डोटासरा जो कांग्रेस के स्टेट प्रेसिडेंट है, वो जाट समुदाय से आते हैं, और जाट समुदाय ने अगर छोड़ा साथ, और वसुंधरा नाराज नहीं है पहले से ही। वसुंधरा ने भी अपनी जो है मुठ्ठियां बंद कर रखी हैं, मुठ्ठियां खोली नहीं है। तो जाट समुदाय अगर कांग्रेस की ओर से आया तो बीजेपी का जीतना जो है राजस्थान में भी बहुत ही मुश्किल है। और मध्य वहां आपके भूपेश बघेल का कार्य, टीएस सिंहदेव, उनसे जो फिलहाल जो समीकरण उनका सब ठीक चल रहा है। दूसरी बात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, अच्छा मध्य प्रदेश में भी आपका जो है बीजेपी अपने कारनामों से ही डूबी जा रही है। पहले था कि शिवराज को टिकट नहीं मिलेगा, बाद में शिवराज को टिकट मिल गया। पहले था कि जो है आपके माधवराव सिंधिया को टिकट मिलेगा, बाद में हुआ कि नहीं, माधवराव सिंधिया जो है विधानसभा का चुनाव नहीं लड़ेंगे। यहाँ तक कि उनकी बुआ ने एक सीट खाली भी कर दी कि यहाँ से लड़ेंगे माधवराव, वो माधवराव कह ज्योतिरादित्य सिंधिया, लेकिन उन्होंने वहां से भी नहीं लड़ा, वहां भी दूसरा कैंडिडेट आ गया। अब कहने को तो कहा जा रहा है कि नरेंद्र सिंह तोमर जो हैवी वेट मंत्री हैं मध्य प्रदेश के, जिनको कि मध्य प्रदेश में भाजपा ने चुनाव मैदान में उतारा है, उनकी हालत और कैलाश विजयवर्गीय की हालत बड़ी खस्ता है। और अगर ये चुनाव हार जाए तो किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। अब ऐसी परिस्थिति में ये 3 राज्य तो इस तरह गए। अच्छा, तेलंगाना में भाजपा विपक्ष में ही है, केसीआर और कांग्रेस में ही वहां मुख्य मुकाबला है। ये तीसरा कोण और चौथा कोण और वोट कटवा का कोण बना रही है। एआईएम की भी वही हालत है। वो उन्होंने कहा कि हम 9 सीटों पर पूरे तेलंगाना में लड़ेंगे, तो 9 सीटों पर लड़ेंगे और 9 सीटों का जो संदेश देंगे कि हम किसके खिलाफ हैं, किसके पक्ष में हैं। लेकिन अकलियत जो है वो कम से कम उनके कहने से बीजेपी को तो वोट देगी नहीं। फिर अजहरुद्दीन जैसे हैवीवेट को इन्होंने जुबली हिल से खड़ा कर दिया हैदराबाद में। तो ये 3 राज्य तो इस तरह हो गए। और आपका मिजोरम में वहां के स्थानीय पार्टी से बनाम बीजेपी कांग्रेस, और वो दोनों से दूरी बना के चल रहे हैं, कह रहे हैं हम अकेले बहुमत पाएंगे। यहाँ तक कि उन्होंने प्रधानमंत्री के साथ मंच साझा करने से मना कर दिया, जबकि राहुल गांधी गए थे और वहां काफी बड़ी संख्या में लोग सड़कों पर उमड़ पड़े थे उनके लिए। अब ये वोट में कन्वर्ट होता है कि नहीं, ये तो वोट पड़ने के बाद पता चलेगा। तो ये सब 5 राज्य में कमोबेश यही स्थिति है। उसमें बीजेपी को कहीं से गेन नहीं होने वाला। बीजेपी को हर जगह गिरावट का ही दौर जारी है। और बस बीजेपी के लिए अभी भी, मैं फिर कह रहा हूं, जबकि हमारे बहुत से मित्र जो है ईवीएम का नाम भी नहीं लेना चाहते, और भी हम चैनलों पर देख रहे हैं कि मतलब सब लोग इधर उधर बहस करते हैं, ईवीएम का नाम लेने में पता नहीं क्या प्रॉब्लम। मैं अभी भी कह रहा हूं कि अगर ईवीएम चलाने की कोशिश हुई, ईवीएम चली, तो रिजल्ट नेक टू नेक फाइट का हो सकता है। नहीं वरना मेरे हिसाब से तो फिलहाल एक तरफा लड़ाई लग रही है 5 राज्यों में। मैंने क्या कहते हैं, 2 राज्य तो ऐसे हैं जहां मतलब क्या कहते हैं, वहां की स्थानीय पार्टी बनाम बीजेपी कांग्रेस है आप तक, तेलंगाना और वहां। बाकी 3 राज्यों में तो हमको एक तरफा लड़ाई लगी। बाकी 2 राज्यों में भी बीजेपी तो कम से कम कहीं आने वाली नहीं। तेलंगाना में नहीं आने वाली है और नहीं मिजोरम में आने वाली है। मिजोरम में या तो जो है वो जो स्थानीय पार्टी है वहां की वो आएगी, या कांग्रेस। बीजेपी तीसरा कोण बनाएगी, खाता खुलेगा या नहीं ये देखने वाली बात। जी जी संजीव जी, जी पिछले भी चुनाव में, 19 के चुनाव में और कई और चुनाव में हमने देखा कि बीजेपी की रैलियों में कुर्सियां खाली ही दिखी, बावजूद इसके ईवीएम से जिन निकल जाता है। ईवीएम का सवाल जेपी सर उठा रहे हैं, लगातार इस पे हम लोग चर्चा कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टीज, अगर मान लिया ऐसा कुछ हुआ, पॉलिटिकल पार्टीज क्यों नहीं उठा रही इस मसले? देखिए, जिन जो है ईवीएम से नहीं सिर्फ आता है, जिन बैलेट बॉक्स से भी निकल जाता है। लालू यादव का जब राज था तो हम लोग सुनते थे कि जिन निकल गया, जिन निकल गया, और जिन निकल जाता था। बैलेट बॉक्स से उस समय चुनाव होता था। सवाल यह है कि प्रशासनिक मशीनरी अगर ईमानदारी से काम करेगी, अगर ईवीएम बदले नहीं जाएंगे, जो रास्ते में बदलने की शिकायतें कई जगह आती हैं, कहीं स्ट्रांग रूम ही तोड़ने की शिकायतें कई जगह आ गई थी, आपको पिछले कुछ चुनावों में मैंने देखा है।
तो वो तो मशीनरी कभी भी बेईमान हो सकती है, उसको कैसे रोकना है, क्या रोकना है, ये तो सरकारों पे डिपेंड करता है। और मैं समझता हूँ कि जहाँ पे राज्य सरकारें विपक्ष की हैं तो कम से कम मशीनरी उस हद तक बेईमानी नहीं कर पाएंगी। हाँ, जहाँ पे स्टेट की मशीनरी बीजेपी के हाथ में है वहाँ पे ये दिक्कत आ सकती है। और मुझे जहाँ तक लग रहा है कि ईवीएम को लेकर चौकन्ने हैं लोग अब। और मेरा मानना है कि अकेला ईवीएम नहीं, और भी इलेक्शन मैनेजमेंट में बहुत सारे तरीकों को अपनाया जा रहा है। वोटर लिस्ट से वोटरों का नाम कटवा देना विरोधी दलों के लोगों का, और फिर उसके बाद बूथ पे शाम को 4 बजे के बाद विरोधी दल के पोलिंग एजेंट को ब्राइब करके या उन्हें भगा के 200-400 वोट जबरदस्ती डाल देना जब भीड़ वहां से छट जाए। इस तरह के एक मैनेजमेंट भी है, अकेला ईवीएम नहीं है। तो चलिए, ये तो बात अलग है, इस पे अब विपक्षी दलों को सोचना होगा, या जो भी भारतीय जनता पार्टी के विरोध में है, पक्ष में है, वो कैसे इसको रोकते हैं, क्या करते हैं। ये सारे डिपेंड करता है कि उनके कार्यकर्ता कितने सक्रिय हैं और प्रशासनिक मशीनरी कितना ऑनेस्टी से काम कर रही है। अब मैं आता हूं इशू पे कि आखिर कांग्रेस की स्थिति राज्यों में क्यों मजबूत हो रही है। वो इसलिए मजबूत हो रही है कि छत्तीसगढ़ जैसे राज्य में कांग्रेस ने जो कहा उसको किया। जैसे एक मैं उदाहरण देना चाहता हूं, कांग्रेस ने कहा था 2018 में कि हम 500 रुपया बोनस देंगे धान पे, और छत्तीसगढ़ किसान बहुल प्रदेश है, धान का कटोरा है। और उसके बाद जो वोटिंग हुई और वोटिंग के बाद जो रिजल्ट आया आपके सामने है। भूपेश बघेल को यह चीज पता था, भूपेश बघेल ने 500 रुपए का बोनस दिया। आज की डेट में जब पूरे देश में धान की खरीद 2122 रुपए प्रति क्विंटल हो रही है, तो छत्तीसगढ़ में 2650 रुपए क्विंटल इस समय धान की खरीद हो रही है। और राहुल गांधी ने परसों ये कहा कि हम सरकार बनते ही इसको हम 3200 रुपए क्विंटल पे लेके जाएंगे। तो 3200 रुपए क्विंटल पे जब लेके जाएंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम 15 लाख देंगे। हमारे प्रधानमंत्री जी ने तो कहा था कि हम सब कुछ सस्ता देंगे, गैस भी सस्ता देंगे, वो भी सस्ता देंगे। लेकिन वो वादा तो प्रधानमंत्री जी ने कहीं पूरा नहीं किया। और जो सबसे बड़ी बात है कि 2013 में जब रमन सिंह की सरकार आई थी, तो रमन सिंह जी ने कहा था कि हम धान पे 300 रुपए का बोनस दिलवाएंगे। लेकिन वो 5 साल उन्होंने बोनस नहीं दिलवाया 300 रुपए। और 2018 में लोगों ने पूछा कि जब आपने कहा था कि हम 300 रुपए का बोनस दिलवाएंगे, तो बोनस क्यों नहीं मिला। तो एक होता है कि चुनावी वादा, और उसके बाद उस वादे को पूरा करना। छत्तीसगढ़ में इसमें कोई शक नहीं है कि सरकार चाहे भूपेश बघेल की अडानी के लिए भी कुछ काम कर रही है, अडानी से मिली भी हुई है, छत्तीसगढ़ के कुछ कांग्रेसी नेता अडानी के साथ हैं। लेकिन जो आम जनता को जो उन्होंने डिलीवरी देनी थी उन्होंने दिया है, और खास करके धान के मामले में। दूसरा जो छत्तीसगढ़ का जो जातीय समीकरण है वो थोड़ा सा कांग्रेस के पक्ष में है इस समय। वहां पे 42% ओबीसी हैं, और भूपेश बघेल ओबीसी प्रतिनिधि है, ओबीसी के कम्युनिटी से आते हैं। ओबीसी में 2 डोमिनेंट कम्युनिटी वहां पे है, एक साहू है और कुर्मी है। 32% ट्राइबल है, और नियर अबाउट बचे हुए जो 10% शेड्यूल कास्ट हैं, और 12-13% आप मान के चलिए कि अपर कास्ट है। रमन सिंह अपर कास्ट थे। तो निश्चित रूप से जो अभी कांग्रेस ने जो एक स्टैंड लिया है, ओबीसी मोबिलाइजेशन तो है ही ड्यू टू भूपेश बघेल। हाँ, निश्चित है कि जो साहू समाज है वो पिछली बार ताम्रध्वज साहू के कारण कांग्रेस को वोट किया था, लेकिन ताम्रध्वज साहू बाद में सीएम बने नहीं। तो हो सकता है साहू समाज का वोट जो है कुछ इनको भारतीय जनता पार्टी को वापस जाए। लेकिन जो बाकी जो ओबीसी हैं, जिसमें कुर्मी है और जो तमाम ओबीसी जातियां, वो कांग्रेस के साथ खड़ी है, इसमें कोई शक नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता भी स्वीकार कर रहे हैं। ट्राइबलों में बंटवारा है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी में हताशा इस लेवल पे है कि 4 से 5 जिलों में भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से हिंदू मुस्लिम पे चुनाव लड़ रही है, जिसमें दुर्ग है, कवर्धा है, बेमतरा है। ये जो रायपुर के साथ लगे हुए जिले हैं, पीछे एक साहू समाज के लड़के की हत्या हो गई थी, और उसमें कुछ हत्या आरोपी कुछ मुस्लिम लोग थे। तो उसको बीजेपी ने इशू बनाया है, और शायद जो जिनकी हत्या हुई है उनसे संबंधी किसी को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट भी दिया है। तो वहां पे हिंदू मुस्लिम की थोड़ी सी स्थिति बन रही है, और साहू समाज का थोड़ा मोबिलाइजेशन भाजपा के पक्ष में है।
उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी का जो स्थिति बनी हुई है वो मैक्सिमम 30 से 32 सीट की ही जा रही है। मैक्सिमम 35 सीट खुद भारतीय जनता पार्टी के लोग मान रहे हैं। और उनका एक बात और भी कहना है कि 5 साल में भारतीय जनता पार्टी के नेता सक्रिय नहीं थे, कोई लीडर नहीं है जो राज्य स्तरीय लीडर हो, विधानसभा से बाहर उसका प्रभाव नहीं है। रमन सिंह 2 बार मुख्यमंत्री रह लिए, लेकिन रमन सिंह 5 साल सक्रिय नहीं रहे। तो संगठन के तौर पे और परफॉर्मेंस के तौर पे भारतीय जनता पार्टी वहां बहुत पुअर रही है और भूपेश बघेल ने परफॉर्म किया है। और सबसे बड़ा इसी है कि धान का मसला जो है बहुत बड़ा इशू बन गया है, कास्ट सेंसस भी एक इशू है वहां पे। तो ये मेरा मानना है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की इस कारण से वापसी हो रही है। और राजस्थान की जहां तक बात हो रही है तो वहां आप मान के चलिए कि अभी भी भारतीय जनता पार्टी तमाम एफर्ट्स करने के बावजूद भाजपा खुद मान रही है कि अशोक गहलोत अभी उन पे लीड लिए हुए हैं और वो ड्यू टू वेलफेयर का जो उनका प्रोग्राम है उसके कारण उनकी लीड बनी हुई है। और मध्य प्रदेश का दरअसल मेरे पास कोई बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है, तो मैं राजस्थान और छत्तीसगढ़ का ही आपको बता सकता हूँ। जी अभी सर, मध्य प्रदेश में क्या है? मध्य प्रदेश में भी कांटे की टक्कर है। मध्य प्रदेश में कांटे की टक्कर नहीं सर, एक तरफा मामला है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस बहुत भारी पड़ रही। 22-18 का मामला, 19-20 का मामला नहीं है, 20-21 का मामला नहीं है। अच्छा, मध्य प्रदेश में बहुत भारी पड़ रहा है और इसीलिए इस बार इतने ज्यादा मंत्रियों को भी जो है वहां पर केंद्र सरकार ने, नरेंद्र सिंह तोमर जैसे उनको जो है विधानसभा में उतार दिया। विजय वर्गीय जो चुनाव नहीं लड़ना चाहते उनको विधानसभा में उतार दिया। और सारे संकेत ये हैं कि इनकी हालत पतली है। अब दतिया में तो नरोत्तम मिश्रा तक की हालत पतली है, जो उनके हैवी वेट मंत्री हैं शिवराज सरकार में। जी कहा जा रहा है कि दतिया से नरोत्तम मिश्रा जीत जाए तो बहुत चमत्कार ही होगा। तो सवाल इस बात का है कि जब ऐसे ऐसे हैवी वेटों की ये हालत है तो आप बाकी जनरल समझ लीजिए। देखिए, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य है जहां जनादेश की सरकार नहीं थी पिछले 5 साल से, 4.5 साल से। हम्म। वहां लूटी हुई सरकार थी या सीताहरण जैसी सरकार थी कि दूसरी पार्टी को जनादेश मिला और उससे आपने लोगों को चाहे छल से, चाहे बल से, चाहे धन से, चाहे प्रलोभन से, जैसे भी सही आपने उनको तोड़ करके अपनी सरकार बना ली। तो ये आप बिना जनादेश के सरकार चला रहे थे। ये और जो बिना जनादेश के आप चला रहे थे, इसलिए आपकी जो है जवाबदेही भी जो है जनता के प्रति नहीं थी। भ्रष्टाचार चरम सीमा पर था। और राजस्थान की तरह मध्य प्रदेश में भी भ्रष्टाचार के रेट खुल गए थे। कहीं लोग 40% कह रहे थे, कहीं लोग 60% कह रहे थे। मतलब लोग कह रहे थे, जेपी सिंह नहीं कह रहे। ये सब सुनी सुनाई बात है, लेकिन चर्चा का विषय तो है ना। दूसरी बात, जो मध्य प्रदेश में लोग हैं उनसे भी अगर आप बात कीजिए, कभी आते हैं प्रयागराज में तो बहुत से मध्य प्रदेश के लोग पिंडदान करने आते हैं। मध्य प्रदेश से लेके केरल तक का पिंडदान गया में नहीं होता, प्रयागराज में होता है। ये भी जानकारी आप जान लीजिए। और उत्तर प्रदेश से लेके और उधर जम्मू कश्मीर तक का पिंडदान जो है वो गया में होता है। और मध्य प्रदेश से उड़ीसा और जो है केरल तक का पिंडदान प्रयागराज में होता है। तो यहाँ 12 महीना लोग जो है वो क्या कहते हैं, इन प्रदेशों से पिंडदान करने थोक के भाव में आते रहते हैं। और पितृपक्ष में तो बहुत ही लोग आते हैं किसी से पूछने पर। अब जैसे यहाँ हवाई शो हुआ था, मैं गया था तो उस दिन बड़ा भारी पिंडदान सब हो रहा था हर घाट पर। और किला मैदान गंगा के उसमें जो है तलहटी में, वहीं से जो है वो देखने की व्यवस्था थी सबके एयर शो की। तो वहां जो लोग मिलते थे, हम क्या कहो दाजू, अब की बार कहा हो मध्य प्रदेश में कहीं मामा जई हैं। वो लोग मध्य प्रदेश में जो हिंदी बोलते हैं, थोड़ी भोजपुरी मिश्रित हिंदी उनकी, खड़ी बोली और भोजपुरी में थोड़ा मिश्रित रहती है हिंदी उनकी। कहीं मामा अब की बात जई हैं, अब की बची है ना। तो अब मामा की तो पोजीशन ये है, आपसे बता रहे हैं। और हर जगह मोदी जी कह रहे हैं कि आप जो है कमल का जो है वो सामने रख करके जो है चुनाव मैदान में हम जा रहे हैं। और जो है प्रतीक कमल है, माने मोदी जी हैं। वहां कोई स्थानीय नेता नहीं है, न राजस्थान में न मध्य प्रदेश में। भले उन्होंने शिवराज को टिकट दे दिया, उसी तरह जैसे वसुंधरा राजे को टिकट दे दिया, क्योंकि ये डर गए थे कि वसुंधरा राजे कहीं कांग्रेस में स्विच ओवर न कर दें। और बीच में अशोक गहलोत की मीटिंग वगैरह भी हुई थी, इससे भी इनकी जो है हवा खिसक गई। और वसुंधरा झुकने को तैयार नहीं है।
पूरा जाट समुदाय जो है रही सही कसर गोविंद सिंह डोटासरा के यहाँ जो है ईडी के रेड से पूरी हो गई। हालांकि गहलोत ने उसका जवाब दिया और वहां जो है वो क्या कहते हैं ईडी के 2 अधिकारी पकड़े गए, जो है क्या कहते हैं घूस लेते हुए, और उनके पास 15 लाख रुपया भी बरामद हुआ। रंगे हाथ पकड़े गए हैं, जैसे कहा जाता है कि रंगे हाथ। तो रंगे हाथ का तात्पर्य जानते हैं आप क्या है? रंगे हाथ माने नोट में केमिकल लगा रहता है, जो भी इसको छुएगा वो जब हाथ में अगर उसके पानी डाला जाएगा तो हाथ लाल हो जाएगा, और जो देता है उसको भी छुआ के दिया जाता है ताकि उसका भी हाथ लाल हो जाए। तो लाल वाला जो है उसका भी प्रिजर्व कर लिया जाता है, लाल वाला इसका भी प्रिजर्व कर लिया जाता है। इसलिए कहा जाता है कि रंगे हाथ पकड़े गए। हालांकि वहां अधिकारियों के, वरिष्ठ अधिकारियों के आज फिर ईडी की रेड पड़ी हुई है। उधर दिल्ली में जो ईडी की रेड पड़ी हुई थी एक मंत्री के यहाँ, तो मंत्री ने कहा कि हमको बहुत हैरेस किया गया, वहां खाली रेड ही पड़ी थी, मंत्री को गिरफ्तार तो नहीं किया गया है अभी। अभी तो वीडियो ले जाएगी, उस पर केस बनाएगी, तब गिरफ्तार करेगी। देखिए, जो बात ईवीएम की हो रही है, उस ईवीएम में एक गुणात्मक अंतर इस समय है जी क्योंकि एडीआर का जो आपका जो है रिट है वो जो है सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है, जिसमें कहा गया है कि सारे जो है क्या कहते हैं ईवीएम का जो वोट है वो जनरल उससे मिला के देखा जाए, और उसमें उनका बड़ा तर्क है, इसमें बड़ा टाइम लगेगा, बड़ा ये लगेगा। तो सवाल इस बात का है कि जब चुनाव हो जाता है, रिजल्ट निकल जाता है, उसके 15-15 दिन, एक महीना सरकार नहीं बनती, तो 15 दिन 8 दिन लग जाएगा रिजल्ट आने में, तो क्या प्रॉब्लम है? तो इसलिए चुनाव आयोग थोड़ा खड़खड़ाया हुआ है। चुनाव आयोग में वो कॉन्फिडेंस नहीं है जो अभी इसके पहले कॉन्फिडेंस, या और सुप्रीम कोर्ट की जब और जो है चीफ जस्टिस हुआ करते थे, तो जो कॉन्फिडेंस चुनाव आयोग में था वो फिल वक्त नहीं है। क्योंकि चुनाव आयुक्त के मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने एक रूलिंग दे रखी है कि अब जो जनरल चुनाव आयुक्त की नियुक्ति होगी, चीफ मुख्य चुनाव आयुक्त नहीं, उसमें भी जो है सुप्रीम कोर्ट लीडर ऑफ अपोजिशन और प्रधानमंत्री रहेंगे। हालांकि ये जो है चाहते हैं कि बदलवा के उसमें चीफ जस्टिस को हटा दिया जाए, लेकिन वो भी पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ है, राष्ट्रपति से दस्तखत नहीं हुआ है। तो वहां वेट एंड वॉच की स्थिति चल रही कि अभी राज्यों के चुनाव परिणाम देख लिए जाएं तो लोकसभा के पहले किया जाएगा या जो किया जाएगा। ऐसे भी फरवरी में कहते हैं कि जो है जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो रिटायर होने वाले हैं, इसलिए उनके रिटायर होने के पहले हो सकता है ताकि मुख्य चुनाव आयुक्त जिसको चाहे उसको बना सकें। तो ईवीएम में भी उस तरह की निर्द्वंदता नहीं है, बहुत बेहयाई करेंगे अगर ये ईवीएम का इस्तेमाल करेंगे तो। लेकिन फिर भी एक डर तो वही है, जो जनता के प्रति जवाबदेही नहीं है, जब मतलब हर करके, मतलब सीता हरण करके जब आप सरकार बनाते हैं तो आप कुछ भी कर सकते हैं। ये आशंका तो हमेशा बनी रहती है ना। तो उस बनी रहने की आशंका पर हमने कहा कि अब जैसे है कि पिछली बार मीटिंग में लोग नहीं दिखाई पड़ रहे थे, लेकिन जब रिजल्ट निकला तो मध्य प्रदेश और राजस्थान दोनों में नेक टू नेक निकल गया, क्योंकि 10% भी आपने मैनेज कर दिया तो नेक टू नेक फाइट हो जाएगी। जी तो कहने का तात्पर्य यह है कि लेकिन अभी भी सुप्रीम कोर्ट में ये मामला लंबित होने के कारण, और सुप्रीम कोर्ट ने जिस तरह जो है चुनाव आयोग की नियुक्ति का चाबुक चला रखा है, चुनाव आयोग भी कहीं ना कहीं भीतर से डरा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट और कम से कम चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ के रहते जरा हेरा फेरी की संभावना, आशंका कम है, वरना जो है मतलब रगड़ उठे। जी जी संजीव जी, अभी पटना में सीपीआई की रैली हुई, नीतीश कुमार जी का भाषण, उन्होंने इंडिया अलायंस में थोड़ी चुटकी ली कि कांग्रेस अभी विधानसभा चुनाव में बिजी है, अभी इंडिया अलायंस के लिए वक्त नहीं है। तो क्या ये विधानसभा, ये जो इंडिया अलायंस लोकसभा के लिए है और विधानसभा में सब इंडिपेंडेंट अपने अपने तरीके से चुनाव लड़ेंगे, इसका क्या मैसेज आएगा? देखिए, ये जो है इससे पहले जो तानातानी नीतीश कुमार से पहले जो समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं अखिलेश यादव और कांग्रेस के बीच एमपी में सीट बंटवारे को लेकर हुआ था, जिसमें अखिलेश यादव सीट चाह रहे थे, जो नेबरिंग जो बॉर्डरिंग जो डिस्ट्रिक्ट है उत्तर प्रदेश से लगते हुए मध्य प्रदेश में, और कांग्रेस शायद उसके लिए तैयार नहीं थी। तो मेरा ये मानना है कि ये स्ट्रेटेजिकली कांग्रेस भी खेल रही है, स्ट्रेटेजिकली ये भी खेल रहे हैं। देखिए, कांग्रेस के जो प्रदेश अध्यक्ष ने जो उत्तर प्रदेश में बयान दिया था वो ऐसा नहीं था कि उन्होंने अपने मन से बयान दिया है। कहीं ना कहीं कांग्रेस को भी लग रहा है कि रीजनल पार्टियों के बदौलत बहुत लंबे समय तक खेला नहीं जा सकता। लेकिन एक सच्चाई ये भी है कि रीजनल पार्टियां इतनी अभी स्ट्रांग हैं, उनको आप इग्नोर भी नहीं कर सकते। और इसमें
जो है बीजेपी के एक डिजाइन के बंदे अंदर बहुत प्लांटेड भी हैं, जो अपने अपने हिसाब से गेम खेलते होते हैं। नीतीश कुमार के तो पुराने संबंध भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, और अखिलेश यादव के इर्द गिर्द भी एक आध दो लोग तो भारतीय जनता पार्टी के बहुत ही नजदीक हैं। वो जेपी सिंह जी जानते भी होंगे कि वो बहुत ही नजदीक हैं और भाजपा के साथ काफी खेलते भी हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के नजदीक हैं। तो भाजपा इस तरह की कोशिश कर रही है, लेकिन मेरा ये मानना है कि इंडिया अलायंस जब लोकसभा की बात आएगी तो लोकसभा में कांग्रेस को ज्यादा सीटें न मिले, इसलिए इन्होंने क्षेत्रीय पार्टियों ने अपना ऑफेंसिव गेम खेल लिया है। देखिए, अभी फिलहाल अगर इंडिया अलायंस को अगर ये तोड़ने की बात करेंगे तमाम नेता जो विपक्ष में हैं, तो उनकी क्रेडिबिलिटी ज्यादा गिरेगी, न कि कांग्रेस की। हालांकि कांग्रेस को अपनी एरोगेंसी खत्म करनी होगी। मध्य प्रदेश में अगर 224 या 230 सीटें थीं, अगर उसमें से कुछ सीटें ये सहयोगी दल के लिए छोड़ते, खुद ही वॉलंटरीली उनसे बात करके पहले बुलाते, जैसे समाजवादी पार्टी पिछली बार भी चुनाव लड़ी थी और कुछ विधानसभा क्षेत्रों में उनको बहुत अच्छा वोट आया था, तो उन सीटों को एक जेस्चर दिखाते हुए अगर ये छोड़ते कांग्रेस के लोग, तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर उदाहरण होता और एक मैसेज देश भर में जाता कि अपोजिशन यूनाइट है। लेकिन कांग्रेस में बीजेपी के बहुत सारे एजेंट बैठे हुए हैं, क्या सलाह देते हैं, कैसे देते हैं, या कांग्रेस के नेता कितने समझदार हैं, खुद ही अपने लेवल पर उनको लग रहा होगा कि उनकी तो एकदम ही हवा चल रही है, आंधी आ गई है, तो उसके कारण वो ना बात करने को तैयार हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये नीतीश कुमार ने जो सवाल उठाया है वो वाजिब उठाया है। हालांकि सबके अपने अपने पर्सनल कुछ एम्बिशंस हैं, वो एम्बिशंस नहीं पूरा होने के कारण भी वो सवाल उठ रहे हैं। उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव चाहते हैं कि कांग्रेस 5 से 7 8 10 सीट मांगे, 25-30 सीटों की मांग हमसे ना करे। नीतीश कुमार चाहते थे कि हम कन्वीनर बने जो इंडिया अलायंस का, वो नहीं हो पाया। तो ये सब कई पर्सनल जो नेताओं के अंदर जो होता है, तो फिर टाइम टू टाइम इस तरह का बयान देते हैं। लेकिन इसके बावजूद मेरा ये मानना है कि ये अलायंस अब टूटने की स्थिति में नहीं है। जैसे मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ कि केजरीवाल को आप लोग बी टीम, सारे लोग देश के लोग बी टीम बोलते हैं आरएसएस का, लेकिन अब जिस हिसाब से भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको उठाने की कोशिश, उनके नेताओं को उठाने की कोशिश कर रहे हैं, और केजरीवाल साहब को भी जिस जगह से बुलाया है, तो मुझे फिलहाल कैसा लगता नहीं है कि केजरीवाल जो है भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। अगर बी टीम होते तो इतना बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी वाले उनको रौंदते नहीं, कहीं ना कहीं बीच में एक रास्ता खुलता। लेकिन केजरीवाल ने जो सबसे बड़ी गलती करी है इस तमाम एपिसोड के दौरान, कि जब एक तरफ केजरीवाल के लोगों को भारतीय जनता पार्टी के लोग उठा रहे हैं, केजरीवाल मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने गए हैं, जबकि उनको पता है कि मध्य प्रदेश में उनको कुछ नहीं आ रहा है। उनका रवैया ठीक वैसे ही है जैसे ओवैसी साहब हैं। ओवैसी साहब हर जगह चुनाव मैदान में उतर जाते हैं, चुनाव किसको लाभ मिलता है तो आपको पता ही है। तो ठीक केजरीवाल साहब भी वैसे ही मध्य प्रदेश में प्रचार कर रहे हैं। हमको लगता है छत्तीसगढ़ में भी कुछ उम्मीदवार उन्होंने उतारे हैं, और लगता है राजस्थान में भी उतारे होंगे। 3 राज्यों में जो केजरीवाल जो फोकस कर रहे हैं, और इसके कारण अगर कहीं कांग्रेस का नुकसान होता है किसी जंचर पे जाके किसी परिस्थिति में, तो मैं समझता हूं कि केजरीवाल साहब जो है वो विपक्ष के अलायंस में वो भी एक रोड़ा डालने वाले हैं, जैसे अखिलेश यादव हैं, चाहे जैसे नीतीश कुमार हैं। ये अभी ये टाइम नहीं है कि लोकसभा चुनाव नजदीक आना है और आप इस तरह कर रहे हो। केजरीवाल साहब को तो एकदम ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको खुद ईडी ने समन कर रखा है अभी, और 2 तारीख को बुलाया भी था, कल वो गए नहीं, मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार कर रहे थे। बीच बीच में लोग हल्ला भी कर देते हैं कि अमित शाह के साथ कोई चैनल भी, गृह मंत्री जी के साथ कोई ना कोई बीच में बात करता है, लेकिन जो परिस्थितियां लग रही है उस हिसाब से तो लगता है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इनको माफ करने के लिए तैयार नहीं है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो नीतीश कुमार ने जो बात बोली है, उनकी कुछ व्यक्तिगत कसक भी हो सकती है, और इंडिया अलायंस में, और इनको ये भी डर लग रहा है कि अगर ये 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी हार गई, जिसमें तेलंगाना में तो भाजपा कहीं है नहीं, मिजोरम में भाजपा सिर्फ 21 सीटों पर लड़ रही है, तो मिजोरम में जो भाजपा की एंट्री होगी वो बैकडोर से होगी, वो जोरम फ्रंट जो है उससे थ्रू एंट्री करने की कोशिश करेंगे, या मिजो फ्रंट के थ्रू एंट्री करेंगे, और कह देंगे कि तो इंडिया अलायंस की सरकार बन गई। वो तो पोस्ट इलेक्शन रिजल्ट आने के बाद, इलेक्शन के बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद से भाजपा उसको क्लेम करेगी। तेलंगाना में फाइट में भाजपा नहीं है, तेलंगाना में लड़ाई जो है कांग्रेस और केसीआर के बीच है। तो 3 राज्यों में अगर कांग्रेस भाजपा को हराने में कामयाब हो जाती है, तो निश्चित रूप से ये जो इंडिया अलायंस के जो छोटे दल हैं उनमें घबराहट पैदा होगी, और कांग्रेस थोड़ा सा ऑफेंसिव होकर सीटों की मांग करेगी।
उत्तर प्रदेश में भी और बिहार में भी, ये 2 राज्य मेन है। स्टालिन से कोई विवाद नहीं होगा, जो विवाद होगा इंडिया अलायंस में वो होगा उत्तर प्रदेश में और बिहार में। तो उसको रोकने के लिए ये पहले से दोनों तरफ से गेम चल रहा है कि कांग्रेस चाहती है कि हम इतना अकेले जीत के दिखा दें तो हमारी सीटें यूपी में बढ़ेंगी, सीटें अलायंस में ज्यादा मिलेगी। और ये समाजवादी पार्टी वाले सोच रहे हैं कि कांग्रेस जो है हमें सीटें नहीं दे रही है, अगर बॉर्डर पे हारती है कहेंगे कि देखिए आप एमपी भी नहीं जीत पाए, आप यूपी में इतनी सीटें क्यों मांग रहे हैं। क्योंकि समाजवादी पार्टी को पता है कि मध्य प्रदेश में उनका कुछ नहीं है, जनता दल यूनाइटेड को पता है कि उनका मध्य प्रदेश में कुछ नहीं है। लेकिन जो इस चुनाव के टाइम पे जब इन्होंने बोला है तो इसका मतलब यही है कि लोकसभा में जो कांग्रेस का जो एग्रेसिव क्लेम होगा, अगर कांग्रेस तीनों राज्यों में जीत जाती है तो वो क्लेम जो है किसी ढंग से रोका जाए। बिहार में कांग्रेस 9 सीटें मांग रही है अभी, और ये अलायंस वाले 5 से ज्यादा देकर राजी नहीं है। उत्तर प्रदेश में कांग्रेस 25 से 30 सीटों पे दावा कर रही है, ये 10-12 सीट से ज्यादा देकर राजी नहीं है। तो ये सब सारा गठबंधन का जो सीटों का जो बंटवारों का खेल है वो मुझे मेजर लगता है, जिसके कारण ये सारे बयान आ रहे हैं। जेपी सर, एक तो लोकल इश्यूज होंगे, नदियां पुलिया, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, ये होंगे। हर जगह के स्थानीय अपने मुद्दे होते हैं, हर विधानसभा के भी होते हैं, राज्यों के भी होते हैं। क्या इस चुनाव में एक तरह का नेशनल एजेंडा सेट होने की भी संभावना है? देखिए, नेशनल एजेंडा तो हिमाचल के चुनाव से ही सेट है। ओल्ड पेंशन स्कीम जी, आपका जो है वो तमाम वेलफेयर के कदम, महिलाओं को बस में फ्री यात्रा, महिलाओं को जो है नगद धनराशि का भुगतान, कहीं कम कहीं ज्यादा, तो वेलफेयर, छात्रों के लिए मुफ्त शिक्षा। अब तो वहां छत्तीसगढ़ में हो गया कि जो है हम केजी से पीजी तक मुफ्त शिक्षा देंगे, और वो भी यूनिफॉर्म देंगे, उसमें ये नहीं लिखेंगे कि वीकर सेक्शन है कि ये कौन सेक्शन है। देखिए, बात है ना कि बिहार का आप उदाहरण लीजिए, बिहार में जो भी चुनाव परिणाम आया, 2-3 दल ऐसे आए जो 3 से 5 सीटें जिनके पास थी, जिसमें सहनी की पार्टी थी, महान दल संभवतः, जिसमें उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी थी, और जिसमें जीतन राम मांझी की पार्टी थी। और ये पार्टी को ऐसा नहीं था कि इन पार्टी को बीजेपी के अलायंस था, इसमें भी जो है वो क्या कहते हैं, बीजेपी इनके खिलाफ लड़ी थी और ये जीते थे। लेकिन ये हमेशा बफर स्टेट में बने रहते थे, कब इधर जाएंगे कब उधर जाएंगे, और जो है चुनाव के बाद का समीकरण बिगाड़ते थे। तो कांग्रेस उन राज्यों में जहां चुनाव लड़ रही, वहां ये भी देख रही है कि इस तरह के बफर जोन टाइप के जो है 2-4 सदस्यों वाली पार्टी जो है वो न उभरने पाए, जो चुनाव के बाद अगर 4-6 सीटों के अंतर से मामला जो है वो डिसाइड होता है बहुमत, तो उसमें जो है वो इधर से उधर पाला बदलने का खेल करके वो जो है पूरे पर्पज को डिफीट कर दे। दूसरी बात, ये जो लोग भी, चाहे अखिलेश यादव ही क्यों ना हो, चाहे बहन मायावती क्यों न, मायावती के हमेशा एमपी जो 2-4 राजस्थान में और मध्य प्रदेश में 1-2 जीत जाते हैं, वो हमेशा सत्तारूढ़ दल की गोदी में जाके बैठ जाते हैं, वो बहन जी का साथ छोड़ देते हैं, ये भी रिकॉर्ड है। तो सवाल है कि जिनको आप टिकट दे रहे हैं, और सबको मालूम है कि पैसा लेकर जिनको टिकट दिया जाता है उनका कोई ईमान धर्म तो होता नहीं। आज पैसा दिया है तो कल वो पैसा उतारने में लग जाते हैं कि भाई हमने इतना पैसा दिया तो हमारा इन्वेस्टमेंट अगर वापस आ रहा है तो हम क्यों ना अपना इन्वेस्टमेंट वापस ले लें। फिर अब जब 5 साल बाद आएगा चुनाव तो देखेंगे क्या होगा क्या नहीं होगा। जैसे अब की बार पैसा दे के वो टिकट लिए वैसे अगली बार टिकट ले लेंगे। तो ये भी एक जो है बहुत बड़ा फैक्टर है। लेकिन सवाल है कि अभी कांग्रेस ने स्पष्ट कर दिया है कि चारों राज्यों में अगर हमारा बहुमत भी मिल जाता है, हमारी सरकार भी मिल जाती है, तो भी सीट शेयरिंग या किसी में हमारा जो है वो अपर हैंड या वो हम उसका दावा नहीं करेंगे, और ना हम प्रधानमंत्री पद का दावा करेंगे। ये बात हो चुकी है। ये भी बात हो चुकी है कि हम अभी विधानसभा चुनाव में, और विधानसभा चुनाव के पहले ये बात साफ कर दी गई थी कि विधानसभा चुनाव सब लोग फ्रेंडली लड़े या अनफ्रेंडली लड़े, ये गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए हो रहा है। दरअसल ये भाजपा की चाल है कि पहले इनको विधानसभा में उलझा दो, उसी में आपस में इतना अंतर विरोध हो जाए कि वो जो है वो इंडिया शक्ल ही ना लेने पाए। उस खतरे को भांपते हुए इन लोगों ने पहले ही कह दिया कि भाई हर स्टेट में अलग अलग सब स्टेक होल्डर है, और जो स्टेक होल्डर है वो विधानसभा चुनाव अपने ताकत पर लड़ रहे, लोकसभा का चुनाव हम एक साथ लड़ेंगे।
और फिर ये भी मान लिया गया कि जहां जो मजबूत है उसका वर्चस्व माना जाएगा। जैसे अगर आपका तृणमूल कांग्रेस वहां मजबूत है बंगाल में, तो वहां उसका वर्चस्व रहेगा। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी मजबूत है तो उसका वर्चस्व रहेगा। तो इस ये स्थिति है बिहार में। स्थिति है कि सब मिला जुला सब मामला है। और वहां तो ऐसे कागज में देखिए तो सबसे मजबूत जो है यही है, आपका क्या कहते हैं, राजद है। उससे ज्यादा मजबूत तो कोई है नहीं। और राजद जो है हर हाल में जो है वो इंडिया गठबंधन में रहना चाहती है, इंडिया गठबंधन का समर्थन करना चाहती है। उसने उसके प्रति प्रतिबद्धता भी दोहराई है। एक बार नीतीश कुमार के बारे में हमेशा ढोलू रहता है कि कब इधर जाएंगे कि उधर जाएंगे, क्या करेंगे पता नहीं। लेकिन उनको तो इतना जो है इन्होंने तमाम घोटालों में और फिर से घसीट लिया है। फिर से जेल में भेजने के लिए ये जो है मतलब व्याकुल हृदय है। इसके बावजूद वो करेंगे नहीं, हम इंडिया गठबंधन में रहेंगे। तो ये सब स्थितियां हैं। इसलिए मेरा मानना है कि ये चुनाव भाजपा के लिए वाटरलू सिद्ध होने जा रहा है। और ये चुनाव वाटरलू सिद्ध अगर हो गया तो अभी से डुगडुगी बज जाएगी कि लोकसभा में ये गए ये गए ये गए। जी, वाटरलू साबित होगा। संजीव जी, राजस्थान में बीएसपी चुनाव लड़ रही है और चंद्रशेखर का गठबंधन बेनीवाल की पार्टी से हुआ है। क्या इक्वेशन, आप बगल में है, राजस्थान के बगल में है, क्या इक्वेशन इमर्ज कर रहा है? भाजपा के अंदर जंगबंदी है। देखिए, दो चीजें हैं चुनाव तो ये जो राजस्थान चुनाव में देखिए स्पष्ट रूप से ये चीज है कि जो चंद्रशेखर हो या चाहे मायावती जी लड़ रही हो, चाहे वो हनुमान बेनीवाल हो, इनका जो चुनाव का जो पूरा जो एक समीकरण है वो जातीय आधार पे है। इनके पास कोई वेलफेयर का कंक्रीट एजेंडा नहीं है। और मायावती जी 2008 में भी 2008 मतलब कि 2 बार ऐसा स्थिति वहां पे आई है कि मायावती जी के 6 विधायक जीत के आए और दोनों बार वो 6 विधायक जो है वो दामन छोड़ के भाग गए, कांग्रेस में चले गए और मायावती जी का वोट 7% से घट के 4-1% पे आ गया था। तो सवाल ये है कि चुनाव लड़ना और चुनाव लड़ने के बाद आप क्या वेलफेयर का स्कीम दे रहे हैं। अगर बहन जी ने चुनाव लड़ा, 6 विधायक आए और 6 विधायक कांग्रेस में चले गए, तो मायावती जी या चंद्रशेखर जी या जो हनुमान बेनीवाल जी का जो चुनाव है वो प्योर जातीय आधार पे है कि हम आपकी जाति के नेता हैं, हम ये हैं, आप हमें वोट दो। लेकिन उसके बदले उनके लिए आप क्या देंगे, वो एजेंडा इनका कहीं नहीं है। और अशोक गहलोत ने जो बहुत ही न्यूमेरिकली वीक कम्युनिटी है राजस्थान के अंदर, माली कम्युनिटी से अशोक गहलोत बिलोंग करते हैं, और उन्होंने जो सर्व समाज के लिए जो एक वहां पे वेलफेयर की चीजें बांटी है, चाहे वो गैस का कनेक्शन हो, चाहे वो 25 लाख का स्वास्थ्य योजना हो, चाहे वो क्या कहा जाता है ओल्ड पेंशन स्कीम हो, चाहे वो मोबाइल जो उन्होंने जो भी बांटे हैं। तो ये जो तमाम चीजों को जब उन्होंने किया है तो बेसिकली जाति का एक बेस है, जाति के आधार पे वोट भी पड़ते हैं, लेकिन हर जाति के आदमी को कुछ उसका सामाजिक सुरक्षा भी चाहिए, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो डेली के जीवन में खान पान के क्षेत्र में हो। गैस सिलेंडर प्रति व्यक्ति हर घर प्रतिदिन इस्तेमाल करता है। तो हनुमान बेनीवाल जी हो, चाहे चंद्रशेखर आजाद हो, चाहे वो बहन मायावती जी हो, उनके सामने मुख्य चुनौती है कि वो इन सारी चीजों में से राजस्थान की जनता को क्या देने में सक्षम है, या जिस जाति के लिए वो लड़ रहे हैं और जिस जाति के वोट का वो उम्मीद किए बैठे हैं उनके लिए वो क्या करेंगे। क्योंकि इनके तो एमएलए ही भाग जाते हैं चुनाव जीतने के बाद। दूसरी पार्टी में कांग्रेस में दोनों बार चले गए वो 6 एमएलए, एक 3 थे भारतीय जनता पार्टी के टाइम में जब 3 विधायक जीत के आए थे तो वो बीएसपी में रहे। ये जो इस तरह के जो सारा, हनुमान बेनीवाल जी जाट कम्युनिटी के हैं, नागौर से लेके कुछ बेल्ट जाट बेल्ट में उनका प्रभाव है, लेकिन जनता ये भी देखेगी ना कि ठीक है जाट कम्युनिटी के लोग देखेंगे कि हमारा जाट नेता है, लेकिन उसके बदले क्या सिर्फ जातीय अभिमान के बेस पे अगर उनको चुन के भेज देंगे तो उनसे क्या उनकी समस्या का हल हो जाएगा? उनको भी उनके रिटर्न में वो क्या उनके वेलफेयर के लिए, उस जाति के वेलफेयर के लिए वो लेके आए हैं, ये देखने वाली बात होगी। और सब बोल रहे हैं, इवन कि भारतीय जनता पार्टी के नेता भी स्वीकार कर रहे हैं कि अशोक गहलोत का वेलफेयर स्कीम से हर कम्युनिटी का एक सर्टेन वोट अशोक गहलोत की पार्टी को जा रहा है, कांग्रेस पार्टी को जा रहा है। तो अब मेजर इशू जो अभी वेलफेयर स्टेट की बात हो रही है वो एक बड़ा इशू है, और कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा कास्ट वाला इशू जो है उस पर वेलफेयर का इशू भारी पड़ रहा है।
कि प्योर कास्ट पे कि हम आपकी जाति के हैं तो आप हमें वोट दो, उस पे ये वेलफेयर का स्कीम जो है भारी पड़ रहा है, क्योंकि इसका लाभ हर कम्युनिटी को मिला है। और भारतीय जनता पार्टी के लोग अशोक गहलोत को बहुत गालियां भी दे रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड वो बहुत अलग अलग गालियां दे रहे हैं, यहां तक बोलते हैं क्या इसके बाप का खजाना था, लुटवा दिया खजाने से उठा के, और कई तरह की गालियां भी देते हैं, कई संबोधन देते हैं उनके लिए कि, तो निश्चित रूप से ये तब दे रहे हैं ऐसा कि वो फ्रस्ट्रेशन आ रहा है कि जनता में जो इतना कुछ बटा है उससे भारतीय जनता पार्टी को भी जनता के बीच जवाब देने में मुश्किल आ रही है। तो ये प्रेशर ग्रुप जो बना है, ये जो अलग अलग जो प्रेशर ग्रुप आप राजस्थान में देख रहे हैं, ये प्रेशर ग्रुप वोट काटेंगे, कुछ कुछ इलाके में जरूर वोट काटेंगे, लेकिन ये है कि उसके साथ ही कांग्रेस का प्लस ये हो रहा है कि कांग्रेस का हर कम्युनिटी में जो वेलफेयर स्कीम से लाभान्वित लोग हैं वो पूरा का पूरा कांग्रेस के साथ जा रहे हैं, और इससे सारी पार्टियों को परेशानी होगी। जी जेपी सर। जी देखिए, मैं एक बार पिछली बार ही कहना भूल गया था, उसको मैं कह दूं तब उसके बाद फिर आप दो पूछिएगा। देखिए, अभी केजरीवाल की पार्टी लड़ने जा रही कई जगह से चुनाव, और अखिलेश यादव मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने के लिए आमादा है। हो सकता है राजस्थान में भी 2-4 कैंडिडेट खड़ा कर। अखिलेश यादव अपने कैंडिडेट्स को लेकर के जिन चुनाव में, विधानसभा चुनाव में मुखर हो गए, लड़ने की मुद्रा में आ गए, खिलाफ बयान दिया, लेकिन केजरीवाल ने कुछ भी नहीं कहा। और केजरीवाल का जो वोट है इन राज्यों में कोई जातिगत समीकरण के आधार पर नहीं, कि जैसे अखिलेश यादव का तो एक समीकरण है कि भाई कुछ नहीं तो यादव वोट है उनके साथ, या उनको लगता होगा कि मुस्लिम भी उनको वोट दे सकते हैं उनके कैंडिडेट को। हो सकता है कि उनके प्रदेश अध्यक्ष जो है कुर्मी है तो कुछ कुर्मी वोट भी उनको मिल सकता है, हो सकता है। लेकिन केजरीवाल के साथ तो ऐसा है नहीं। केजरीवाल तो अर्बन शहरी जो है वोट माना जाता है कि केजरीवाल का जो है वोट बैंक अर्बन शहरी लोग हैं, मध्य वर्ग ज्यादा है, जिसको जो है तमाम सैद्धांतिक बातें सुनने कहने में अच्छी लगती हैं, आचरण करे या न करे। केजरीवाल जा रहे हैं चुनाव लड़ने, और केजरीवाल का उस तरह किसी ने विरोध भी नहीं किया, जैसे अखिलेश यादव के बारे में तमाम है कि ये वोट काटने जा रहे हैं या वगैरह वगैरह, या बहन जी के बारे में हो जाता है कि वोट काटने जा रहे हैं। केजरीवाल के बारे में नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं कांग्रेस भी ये मान के चल रही है कि जो लोग भाजपा में शिफ्ट होके चले गए हैं, वो अगर जो है भाजपा से नाराज हैं और हमको वोट नहीं देना चाहते, लेकिन भाजपा को भी नहीं देना चाहते हैं, तो कहाँ जाएंगे? तो उनके लिए एक विकल्प के तौर पर केजरीवाल हैं। मैं तब मानूंगा कि केजरीवाल ने कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया जब पिछले चुनाव में कांग्रेस को मिले वोट, भाजपा को मिले वोट से कम परसेंटेज में वोट कांग्रेस को आए, और केजरीवाल का वोट उस परसेंटेज, उस हिसाब से जो केजरीवाल का वोट दिखाई पड़े तो होगा तब इन्होंने कांग्रेस का वोट काट दिया। इसलिए अभी बहुत डिबेटेबल है कि केजरीवाल के लड़ने से कांग्रेस को नुकसान होगा या कांग्रेस को प्रकारांतर से फायदा हो। और मैं समझता हूं कि केजरीवाल उसी वोट को टैप करने गए हैं जो वोट बीजेपी को नहीं देना चाहता, लेकिन बीजेपी के अलावा कांग्रेस को भी नहीं देना चाहता, बीजेपी से नाराज है, वो वोट केजरीवाल को मिलेगा। जी, वो नोटा में जाता है, केजरीवाल को मिल जाएगा। चलिए, मोटा मोटी अगर देखें तो 5 राज्यों में राज्य वाइज देखें तो कौन कहाँ भारी और कितना भारी? तेलंगाना से ले लेते हैं पहले या मणिपुर से? देखिए, मणिपुर नहीं, मिजोरम के बारे में फ्लूइड पोजीशन है, वहां कुछ कह नहीं सकते। लेकिन जिस तरह कांग्रेस में राहुल गांधी की भीड़ हुई थी, उसमें जो है कांग्रेस भी वहां अच्छा कर सकती है, ऐसा मेरा मानना है। लेकिन वहां की स्थानीय पार्टी जो है, हो सकता है कि वो जो है ज्यादा बीस पड़े। वहां केसीआर और कांग्रेस में है, और दोनों तरफ की बराबर रिपोर्ट आ रही है, जिसमें है कि कांग्रेस भारी भी पड़ सकती है ना। और आपका मध्य प्रदेश में कांग्रेस भारी है, राजस्थान में कांग्रेस भारी है, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस भारी है। मेरा तो अपना यही आखिरी है। संजीव भाई बताएं। नहीं, जेपी सिंह जी का जो आकलन है वही आकलन मेरा भी है, लगभग सेम ही आकलन है कि भारतीय जनता पार्टी को जो 3 राज्यों में ही जो मिल सकता है, लेकिन उसमें भी भारतीय जनता पार्टी 3 राज्यों में फिलहाल पीछे दिख रही है। चलिए, तो घोषणा पत्र आने दीजिए। घोषणा पत्र के बाद राज्य के हिसाब से राज्यवार जो है उस घोषणा पत्र पर चर्चा होगी,
और कॉम्परेटिव एनालिसिस होगी कि आखिर बीजेपी के घोषणा पत्र में क्या है और कांग्रेस के घोषणा पत्र में क्या है। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया सर। और दोस्तों, जेपी सिंह साहब हैं और संजीव जी हैं, पूरी तैयारी के साथ आते हैं। पूरा वीडियो सुनिए, शेयर और सब्सक्राइब करते रहिएगा। जल्दी मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड। शुक्रिया, शुक्रिया सर। नमस्कार।